स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी और आज की इस मर्डर मिस्ट्री में हर सच के पीछे छुपा है एक खतरनाक झूठ। एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को हिला दिया। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस, थ्रिल और रहस्य से भरी इस कहानी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पार्ट 5। शुरू करते हैं। कर क्या कहना चाहते हो तुम? फिर उन्होंने इंदु को किडनैप क्यों किया? क्या चाहते होंगे वे? खुद बताएंगे। मतलब किडनैपर अक्सर खुद बताते हैं कि उन्होंने किडनैप क्यों किया है। इस मामले में भी ऐसा ही होने वाला है। बस अपना मोबाइल संभाल कर रखो। देरसवे इसी पर फोन आएगा। अगर उस वक्त हम आसपास न हो तो कह देना अभी आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके इर्द गिर्द भीड़ है। बाद में करोगे, हमें बता देना। फिर हम बात करेंगे उनसे और तब आप हमारे बात करने का स्टाइल देखना। हम उन्हें फोन पर ही चित कर देंगे। मैं तुम्हारे आसपास क्यों नहीं होऊंगा? राजन बोला, जब तक इंदु नहीं मिल जाती। मैं तुम्हारे साथ ही हूं। साथ जरूर रहोगे लेकिन पास नहीं रहोगे। मतलब कुछ देर के लिए यहां से गायब हो जाओ, या तो इस फ्लैट के किसी और कमरे में चले जाओ या बाहर निकल जाओ। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। हमारी बात पर शायद आपने गौर नहीं किया था। हमने कहा था हमें चांदनी से प्राइवेट लिमिटेड बातें करनी हैं। चांदनी, चंदानी की पत्नी चांदनी। एक बार फिर कंचन ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बोली, आप वाकई बहुत दिलचस्प आदमी हैं मिस्टर विजय। तारीफ के लिए शुक्रिया चांदनी जी। वैसे कुछ देर पहले हम आपको पागल नजर आ रहे थे। ऐसा अक्सर होता है। पहली नजर में आदमी की पहचान नहीं हो पाती। वैसे क्या इन सभी को बाहर जाना होगा? सिर्फ सरकारे आली को, बाकी सब यहीं रहेंगे। राजन ने कहा, यानी तुम्हें सिर्फ मुझसे परहेज है? जाहिर है। ओके कहने के बाद वह उठकर बाहर चला गया। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। हाँ तो मिसेस चांदनी, विजय कंचन चंदानी से मुखातिब हुआ। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि कान्हा और मीना का मर्डर किसने किया? मुझे क्या मालूम? सबको मालूम है तो आपको क्यों नहीं मालूम? क्या मालूम है सबको कि मर्डरर सरकार दंपति हैं? गलत मालूम है। दावे की वजह, क्योंकि हम राजन और इंदु को अच्छी तरह जानते हैं और इस बात के गवाह हैं कि वे कान्हा से कितना प्यार करते थे। वे उसके लिए अपनी जान दे तो सकते थे पर उसकी जान ले नहीं सकते थे। गुस्से में आदमी वो भी कर बैठता है जो सामान्य हालात में करने के बारे में सोच तक नहीं सकता। वैसे हालत कभी आए ही नहीं। यह बात आप इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह सकती हैं? एक बार फिर वही कहूंगी, इस परिवार को जितने नजदीक से हमने जाना है उतने नजदीक से शायद किसी ने नहीं जाना। आप लगातार राहुल गांधी की तरह मैं की जगह हम शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। इस हम में कौन कौन शामिल हैं? मैं और मेरे पति। कहाँ हैं वे? आज सुबह ही किसी काम से दिल्ली गए हैं। मैंने इंदु के बारे में उन्हें भी बता दिया है। वे वहां से चल पड़े हैं। शाम तक पहुंच जाएंगे। सुनते ही उनकी भी वही प्रतिक्रिया थी जो मेरी थी। यह कि इन लोगों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर पता नहीं भगवान इनसे किस बात का बदला ले रहा है। आपके बच्चे? एक बेटी है, पूना से MBA कर रही है। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। सरकार परिवार से काफी सिंपैथी है आपको। क्यों नहीं होगी?
क्यों है? क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस की स्टोरी में बाल बराबर भी सच्चाई नहीं है। सब कुछ झूठ का पुलंदा है। जो शख्स यह जानते हैं कि जिसका बेटा मरा वे ही उसकी हत्या के इल्जाम में खिंचे खिंचे फिर रहे हैं, उन्हें उनसे सिंपैथी नहीं होगी। या कोई और वजह है? और क्या वजह हो सकती है? विजय ने चोट की आपके और मिस्टर सरकार के संबंध। ओह, कंचन के आकर्षक होंठ गोल हो गए। तो आप भी उस बारे में सोच रहे हैं? आप भी से मतलब? यह स्कैंडल इंस्पेक्टर राघवन का खड़ा किया हुआ है। एक घटिया इंस्पेक्टर ने घटिया स्टोरी गढ़ी और आजकल का मीडिया तो भूखा ही ऐसी चटपटी स्टोरियों का है। उन्हें किसी की इज्जत से कोई लेना देना नहीं। टीआरपी बढ़नी चाहिए। अगर इस स्टोरी में दम होता तो कान्हा मीना मर्डर केस के तहत कोर्ट में भी ले जाई गई होती, मगर नहीं। यह स्टोरी कोर्ट में नहीं ले जाई गई, सिर्फ मीडिया तक सीमित रही, सिर्फ हमारी छिछालेदारी की गई। आपके ख्याल से स्टोरी कोर्ट तक क्यों नहीं ले जाई गई? क्योंकि साबित नहीं की जा सकती थी। साबित वह किया जाता है जिसका कोई सबूत हो, और इस फेक स्टोरी का राघवन के पास कोई सबूत नहीं था। विजय ने उसकी शरबती आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह रही हैं कि आपके और मिस्टर सरकार के बीच कभी कोई ऐसा वैसा संबंध नहीं था? मैं इस सवाल का जवाब देना भी अपना अपमान समझती हूँ और इसके लिए केवल एक ही आदमी को दोषी मानती हूँ। उसका नाम है राघवन। उसी ने यह स्टोरी मीडिया को परोसी। इंस्पेक्टर राघवन ने ऐसा क्यों किया? जो गंदे होते हैं वे दूसरों के बारे में भी गंदा ही सोचते हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। कहीं से कोई तो क्लू मिला होगा उसे। उसी से पूछ लीजिएगा, और अगर वह बता दे तो मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि कुछ तो शांति मिले मुझे। यानी उसने आपको कभी कुछ नहीं बताया? पूछने के बावजूद नहीं, बस यही कहता रहा, पुलिस अपने सूत्र खोलती नहीं है। इस सेंटेंस की आड़ में तो चाहे जिस पर चाहे जो आरोप लगाया जा सकता है। यदि यह आरोप इतना बड़ा झूठ था तो जब आप पर लगा था, गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको। जी चाहा था इंस्पेक्टर का मुंह नोच लूं, पर नोचा नहीं। मेरे वश में नहीं था। मानहानि का केस करना तो वश में था। करना चाहती थी, चंदानी साहब ने रोक दिया। क्यों? यह समझाकर कि कुछ हासिल नहीं होगा और बदनामी ही होगी हमारी। हमारे फोटो तक मीडिया में आ जाएंगे। मेरा अगला सवाल इसी संबंध में था। जब यह अफवाह उड़ी उस वक्त आपकी पारिवारिक लाइफ भी तो हिली होगी। मिस्टर चंदानी को भी तो आप पर शक हुआ होगा। 1% भी नहीं। स्वाभाविक तो नहीं है ऐसा? आदमी आखिर पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर कायम होता है, और मेरे तथा चंदानी साहब के बीच वह रिश्ता बहुत मजबूत है। यदि मैंने जरा भी महसूस किया होता कि मुझ पर से उनका विश्वास डिगा है, तो मैं आज उनके साथ इस छत के नीचे न रह रही होती। उसी वक्त रिश्ता तोड़कर अलग हो जाती। काफी बोल्ड मालूम पड़ रही हैं आप। मुझसे ज्यादा बोल्ड चंदानी साहब हैं। वो कैसे? सरकार दंपति और हमारा संबंध ऐसा था कि शाम के वक्त या तो वे यहाँ आ जाते थे या हम उनके घर चले जाते थे। मगर उस सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री अफवाह के बाद मैंने राजन के घर जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन चंदानी साहब अकेले जाते रहे, जबकि राजन और इंदु हमारे घर बिल्कुल नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन चंदानी साहब ने मुझसे कहा, तुम राजन के घर जाने से क्यों मना कर देती हो? हमें उनके घर जाना चाहिए, खासतौर पर इन दिनों, क्योंकि उनका बुरा वक्त चल रहा है।
बुरे वक्त में अपने ही साथ छोड़ देंगे तो वे बेचारे तो टूट ही जाएंगे। तब मैंने कहा मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि कॉलोनी वाले उल्टी सीधी चर्चा शुरू कर देंगे। तब वे बोले हमें कॉलोनी वालों की फिक्र करनी चाहिए या उनकी, जिनका हम जैसे चंद लोगों के अलावा इस वक्त कोई नहीं है। मतलब यह कि मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं भी किसी की परवाह किए बगैर उनके घर जाने लगी और अब तो वे भी यहाँ आ जाते हैं। बुरा न माने तो एक बात पूछें। पूछिए। लगभग हर शाम वे यहाँ या आप वहाँ क्यों जाया करते थे? डिनर साथ ले लेते थे। सिर्फ डिनर? 2-2 पैक भी? आप और सरकारनी भी? जेंट्स ले सकते हैं तो लेडीज क्यों नहीं? नहीं, वो मतलब नहीं था हमारा। बस सवाल किया। वैसे एक बात कहें, एक बार फिर बुरा तो नहीं मानेंगी? कहिए, कहीं उस अफवाह के पीछे यही कारण तो नहीं? छोटी सोच के पड़ोसियों को दो पड़ोसियों का इतना ज्यादा मिलजोल खटकने लगता है और वे कानाफूसियां शुरू कर देते हैं। राघवन की स्टोरी के पीछे कहीं ये कानाफूसियां ही तो नहीं थीं। हो भी सकती हैं मगर हमें परवाह नहीं है। विजय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आंधी तूफान की तरह दौड़ता राजन सरकार अंदर आया। वह उत्तेजित अवस्था में था। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। मोबाइल उसके हाथ में था और वह यह कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था, आ गया। उसका फोन आ गया। विजय, तुम्हारी बात सच साबित हुई। क्या कहा उसने? 5 लाख रुपए मांग रहा है। इतने कम? विजय कह उठा। इतनी कम फिरौती तो आजकल बकरी के बच्चे की भी नहीं मांगी जाती। कह रहा था 5 लाख नहीं दिए तो इंदु को मार डालेगा। आप कह देते मार डाल कर। क्या उसके मुंह से चीख निकल गई, ये तुम क्या कह रहे हो विजय? इंदु के लिए भला मैं ऐसा? समझिए सरकारे आली, कोशिश कीजिए समझने की। उसने सरकारनी को मारने के लिए किडनैप नहीं किया है। फिर वही कहेंगे। ऐसा करना होता तो आपके फ्लैट पर ही कर डालता। उसे सरकारनी की जान नहीं, 5 लाख चाहिए। लेकिन उसे फिरौती नहीं मिली तो मार सकता है न? आपने क्या कहा? वही जो तुमने कहा था, यह कि अभी मैं भीड़ में हूं, बाद में बात करूंगा। बस इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। लाइए, हमें दीजिए फोन। राजन सरकार ने मोबाइल उसे पकड़ा दिया। विजय ने लेटेस्ट कमिंग कॉल का नंबर देखा और रिडायल वाला बटन दबा दिया। जैसी कि उम्मीद थी, स्विच ऑफ आया। विजय ने नंबर रघुनाथ को दिया। कहा इसे सर्वेलांस पर लगवाओ तुलाराशि। उम्मीद तो नहीं है कि वह इस नंबर को पुनः चालू करेगा, लेकिन फिर भी चांस तो लिया ही जाना चाहिए। अगर उसने बेवकूफी कर दी तो हम उसके गले जा पड़ेंगे। रघुनाथ ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन लगाकर निर्देश देते हुए नंबर नोट करा दिया। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। उसका काम खत्म हुआ ही था कि राजन सरकार के मोबाइल की बेल बजने लगी। विजय ने नंबर देखा। वह वो नहीं था जो उसने रघुनाथ को नोट कराया था। उस वक्त कंचन और राजन सरकार हैरत के सागर में गोते लगाने लगे थे जब विजय ने मोबाइल का ग्रीन स्विच दबाने के साथ हेलो कहा। कारण ये था कि विजय के मुंह से निकलने वाली आवाज हूबहू राजन सरकार की थी। वे विजय को इस तरह देखने लगे थे जैसे वह अजूबा हो, जबकि विकास और धनुष टंकार के लिए वह जरा भी हैरत की बात नहीं थी। वे जानते थे कि विजय किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। रघुनाथ को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ था, लेकिन अजूबे जैसी बात नहीं थी क्योंकि उसने पहले भी कई बार विजय को दूसरों की आवाज की नकल करते देखा था।
हेलो कहने के साथ ही विजय ने स्पीकर ऑन कर दिया था ताकि दूसरी तरफ की आवाज भी सब सुन सकें। दूसरी तरफ से पूछा गया था, अब तो फुर्सत में है? हाँ, विजय ने हकलाहट भरी आवाज में कहा। तो सुन, गुर्राहट भरे लहजे में कहा गया, जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ। 5 लाख का इंतजाम कर ले वरना अपनी बीवी की लाश देखेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? विजय ने राजन सरकार की आवाज को थोड़ा कंपाया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने पापों की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। पर पाप? मैंने क्या पाप किया है? आमने सामने होंगे तो उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल यह बता, 5 लाख कब पहुंचा रहा है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे मालूम है तेरे पास कितने पैसे हैं। 5 लाख तो ऐसी रकम है कि अपनी पतलून झाड़ेगा तो उससे भी टपक पड़ेंगे। यकीन मानो, जब से बेटा मरा है कमाई ठप्प है और मुकदमेबाजी ने मुझे आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। बेटे और मीना को तो तूने खुद मारा। नहीं मारा। राजन को लगा जैसे ये शब्द वह खुद बोल रहा है। किस से कितनी बार कहूं कि मैंने उन्हें नहीं मारा। नाटक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से कड़क लहजे में कहा गया, सीधा जवाब दे। 5 लाख पहुंचाएगा या तेरी बीवी को मारकर कूड़े के ढेर पर डाल दूं? नहीं, इंदु को हाथ भी मत लगाना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त 5 लाख नहीं है। कब तक इंतजाम करेगा? एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। 2 हफ्ते लगा, 1 महीना लगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इतना याद रखियो, जितने दिन भी लगेंगे मैं तेरी बीवी को खाने का एक निवाला भी नहीं दूंगा। 1 बूंद पानी तक नहीं पीने दूंगा इसे। खुद सोच ले, यह कब तक जिंदा रह सकेगी? नहीं, विजय गिड़गिड़ाया, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा, बेहद सख्त लहजे में कहा गया। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जानता हूं कि तू चाहे तो मिनटों में 5 लाख का इंतजाम कर सकता है। कल फोन करूंगा। अपनी बीवी को बचाना चाहता है तो इंतजाम करके रखियो। और सुन, यदि पुलिस को बीच में लाने की कोशिश की तो फिर तुझे अपनी बीवी की लाश ही देखने को मिलेगी। पर मैं कैसे यकीन मानूं कि इंदु तुम्हारे ही पास है? मुझे मालूम था तू यह जरूर कहेगा, इसलिए ले अपनी बीवी की आवाज सुन। इसके बाद कुछ देर तक दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर इंदु की आवाज उभरी, ये लोग बहुत जालिम हैं राज। इन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो कर दो जो ये कह रहे हैं। इंदु, विजय ने ठीक इस तरह कहा जैसे अगर राजन सरकार लाइन पर होता तो कहता, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? कुत्ते के बीज। आवाज उभरी, हमारी टोह लेनी चाहता है इससे। ऐसी होशियारी करेगा तो रंडवा बना देंगे तुझे। इन शब्दों के बाद फोन काट दिया गया था। हालांकि विजय समझ गया था, फायदा इस बार भी कुछ नहीं होगा। वे जो भी हैं सर्वेलांस के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने यह दूसरा नंबर भी रघुनाथ को देकर सर्वेलांस पर लगाने के लिए कहा और रघुनाथ ने पुनः प्रक्रिया जारी कर दी। जबकि विजय सीधा राजन सरकार से बोला था, अब आपको यह याद करना पड़ेगा सरकारे आली की आपने क्या पाप किया है। मैंने कुछ नहीं किया। आपने खुद सुना, उसने आपके किसी पाप का जिक्र किया था। इंदु का अपहरण उसी के बदले में हुआ है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर हमारी समझ में आ रहा है। तुरंत ही विकास बोला था, जो आपकी समझ में आ रहा है गुरु वो मेरी समझ में भी आ रहा है। पर अभी उगलो मत।
बात सही समय पर उगली जानी ही अच्छी होती है। दिलजले विजय तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला था, आओ। अब हमें मारुति वैन की जांच करने के अलावा इंस्पेक्टर राघवन की भी खबर लेनी पड़ेगी। उसका बयान ही इस उलझे हुए मामले को सुलझाने में सहायक हो सकता है। रघुनाथ, विकास और राजन सरकार उसके पीछे लपके। मोंटो तो विकास के कंधे पर था ही, लेकिन कंचन जहां खड़ी थी, जर्सी बनी वहीं खड़ी रह गई। इसमें शक नहीं कि अंतिम क्षणों में उसे लगा था कि विजय इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। वैन में घुसते ही विजय के नथुने फड़क उठे थे। उसने टूटे कांच, गाड़ी में पड़े कांच के टुकड़े, पत्थर और पिछली सीट पर पड़े खून का निरीक्षण किया तथा बगैर किसी चीज को छेड़े बाहर निकल आया। लगभग तभी राघवन ने रघुनाथ को बताया था, पता लगा है सर कि यह मारुति वैन चोरी की है। 2 बजे सिविल लाइन थाने में इसकी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। राघवन के शब्द विजय के तेज कानों में भी पड़ गए थे, इसलिए पूछा, रिपोर्ट लिखवाने वाले का नाम? रविंद्र पुजारा। गाड़ी कहां से चोरी हुई? फन मॉल की पार्किंग से। पुजारा फैमिली के साथ गुड़े देखने गया था। वापस आया तो गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। हमें पहले ही उम्मीद थी कि ये गाड़ी चोरी की होगी। विजय ने ऐसा कहा ही था कि विकास बोला, और वो दूसरी गाड़ी भी चोरी की होनी चाहिए गुरु, जिसमें किडनैपर्स ने इंदु आंटी को ट्रांसफर किया और यहाँ से फरार हो गए। कैसे कह सकते हो प्यारे कि वे इंदु को यहाँ से गाड़ी में ही ले गए हैं? गधी पर लाद कर भी तो ले गए हो सकते हैं। विजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा था। मैं नहीं समझता कि आपकी नजर यहाँ मौजूद दूसरी गाड़ी के इन टायरों के निशानों पर नहीं पड़ी होगी। कहने के साथ विकास ने घासयुक्त कच्ची जमीन पर बने टायरों के निशानों की तरफ इशारा किया था। बल्कि मेरी तरह आपने भी गौर कर लिया होगा कि उसका अगला दायां टायर बाईं तरफ से घिसा हुआ होना चाहिए। हमें खुशी है दिलजले कि तुम शर्लॉक होम्स, एक विश्व प्रसिद्ध इन्वेस्टिगेटर बनते जा रहे हो, मगर हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि वह गाड़ी भी चोरी की होगी, क्योंकि किन्हीं भी अपराधियों के लिए एक साथ 2 गाड़ियां चुराना जरा अटपटा लगता है। तो क्या दूसरी गाड़ी उनकी अपनी होगी? उम्मीद तो यही है। अपनी गाड़ी उन्होंने पहले ही यहाँ खड़ी कर दी होगी। क्राइम चोरी की गाड़ी से किया ताकि देख भी ली जाए तो गाड़ी के आधार पर पकड़े न जा सकें। वैन से वे इंदु को यहाँ तक लाए, उसे अपनी गाड़ी में ट्रांसफर किया ताकि किसी नाके पर रोके न जा सकें और सरपट निकल जाएं। इस हरकत से यह भी स्पष्ट है कि वे इस किस्म के कामों में माहिर हैं। प्लान बनाए हुए थे कि किन हालात से कैसे बचना है। विकास की बात पर ध्यान दिए बगैर विजय ने राजन सरकार से वह सवाल किया जिसका जवाब उसे पहले से मालूम था। मीना के परिवार में कोई और भी है क्या? एक लड़का, नाम चंदू, उम्र करीब 22 साल। कहाँ रहता है? धनपत राय के फार्म हाउस पर। कौन धनपत राय? राजनगर के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। चंदू उनके फार्म हाउस पर माली का काम करता है। क्या आप कभी चंदू से मिले हैं? कई बार। वह अपनी मां से मिलने आ जाया करता था। आपके प्रति उसका व्यवहार कैसा होता था? वैसा ही जैसा एक नौकर का मालिक के प्रति होता है, परंतु मीना की मौत के बाद बदल गया था। क्या तब्दीली आई थी? वह पोस्टमार्टम हाउस में मिला था। हम कान्हा के पोस्टमार्टम के सिलसिले में गए हुए थे। वह मीना के लिए आया हुआ था। उस वक्त कुछ बोला तो नहीं था, लेकिन लगा था नफरत भरी नजरों से हमें घूर रहा है। मीना की लाश को वही ले गया था। उसके बाद कोर्ट में हम पर दोनों की हत्या का केस चला।
हालांकि वह कोई पक्ष नहीं था, मगर केस के दरमियान अक्सर कोर्ट में मिलता था, हर तारीख पर आता था। उसकी आंखों में हमारे लिए अच्छे भाव नहीं होते थे। एक बार तो कहा भी कि तुमने मेरी माँ को मारकर अच्छा नहीं किया सेठ। मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहता हूँ। उन दिनों मुझे लगता था कि उसका व्यवहार असामान्य नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया की तरह वह भी हमें ही अपनी माँ का हत्यारा समझ रहा है। मैंने उससे हमेशा यही कहा, हमने मीना को नहीं मारा है चंदू, हम पर झूठा केस चल रहा है। क्या वह सिगरेट या बीड़ी पीता था? मीना के जिंदा रहने तक मेरे सामने नहीं पीता था, मगर उसकी मौत के बाद उसे अक्सर बीड़ी पीते देखा है। पर उसके बारे में तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? हमें लगता है इंदू जी को उसी ने किडनैप किया है। चंदू ने? राजन सरकार के मुंह से बस यही शब्द निकले और काफी देर तक चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए उसकी तरफ देखता रहा। फिर बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उस बात को छोड़िए सरकारे आली, यह बताइए क्या उसने ऐसा किया हो सकता है? क्या तुमने कभी महसूस किया कि वह अपराधी प्रवृत्ति का है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, और मुझे नहीं लगता कि यह काम उसने किया है। वजह? फोन पर उसकी आवाज नहीं थी। राजन ने कहा, मैं उसकी आवाज पहचान सकता हूँ। आप भूल रहे हैं कि यह काम उसने अपने बाकी 3 साथियों के साथ किया है। फोन पर कोई और भी हो सकता है। हाँ, ये तो है, पर हमारे ख्याल से वही था। कैसे कह सकते हो? उसने आपके पाप वाली बात कही, इंदू को मारकर कूड़े के ढेर पर डालने की बात कही। याद रहे, मीना की लाश कूड़े के ढेर से ही बरामद हुई थी। उसके शब्दों में उसके अंदर की आग बोल रही थी। वैन में बीड़ी के धुएं की गंध अभी भी मौजूद है। तो फिर मैंने उसकी आवाज पहचानी क्यों नहीं? जो सर्वेलांस के बारे में जानते हैं वे यह भी जानते होंगे कि मोबाइल पर अगर कपड़ा डालकर बात की जाए तो सामने वाले के लिए आवाज पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारा अनुमान ठीक है, तब तो इंदू की जान खतरे में है। कहते कहते राजन के चेहरे पर आतंक काबिज हो गया था, जिसके ज़हन में यह जहर भरा है कि उसकी मां की हत्या हमने की है। वह कुछ भी कर सकता है। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। उम्मीद है अब यह भी समझ गए होंगे कि आपने वह कौन सा पाप किया है जिसका जिक्र फोन पर किया गया था। कितनी बार कहूं कि हमने मीना का मर्डर अपनी नजर में न सही लेकिन चंदू की नजरों में किया है। वह उसकी बात काट कर बोला, अब इस बात को भी समझ लीजिए हुजूरे आला कि आपकी धर्मपत्नी को 5 लाख के लिए किडनैप नहीं किया गया है, बल्कि चंदू के दिल में बदले की भावना है। आपने खुद ही बताया कि केस के दरमियान वह हर तारीख पर मौजूद रहता था और आपकी तथा आपकी पत्नी की फांसी का ख्वाहिशमंद था। फिर वो 5 लाख क्यों मांग रहा है? इस पहेली को समझना अभी बाकी है। अगर उसका मकसद बदला लेना ही था तो इंदू को किडनैप क्यों किया? पूरा मौका होने के बावजूद फ्लैट में ही उनकी हत्या क्यों नहीं कर दी? राजन सरकार के चेहरे पर खौफ नाचने लगा था। विजय ने विकास से पूछा, क्या कहते हो मेरे शर्लॉक होम्स? हमें नहीं भूलना चाहिए गुरु की उसके साथ 3 लोग और हैं। मुमकिन है उनका उद्देश्य पैसा हो या कोई बड़ा गेम। बड़ा गेम है उसकी खोपड़ी में। कैसा बड़ा गेम? उसे छोड़ो प्यारे कहने के बाद विजय एक बार फिर राजन सरकार से मुखातिब हुआ। हमारी अगली मंजिल धनपतराय है। हो सकता है चंदू ने इंदू को उसके फार्म हाउस पर रखा हो। मैंने धनपतराय का बंगला देखा है। तो चलो
और तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठोगे राघवन प्यारे। रास्ते में तुमसे मोहब्बत भरी कुछ बातें करनी हैं ताकि हमारे दिमाग पर पड़े गोदरेज के ताले खुल सकें। विजय के तेवरों ने राघवन के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ा दी थी। हाँ तो राघवन प्यारे, चालू हो जाओ। गाड़ी के वहां से रवाना होते ही विजय ने कहा था, कान्हा के मर्डर के बाद राजन सरकार के फ्लैट पर पहुंचने वाले तुम पहले पुलिस वाले थे। विस्तार पूर्वक बताओ। वहां पहुंचने पर तुमने क्या देखा? उससे पहले क्या मैं अपना वाक्य अधूरा छोड़कर वह खुद ही रुक गया। हाँ हाँ कहो, विजय बोला, क्या कहना चाहते हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और किस हैसियत से यह सब पूछ रहे हैं? विजय ने एक सेकंड के लिए सोचा, शायद यह कि उसे क्या बताए। फिर बोला, हम रॉ के एजेंट हैं। रॉ के एजेंट? जी। क्या यह केस रॉ के हवाले हो गया है? ऐसा ही समझो। कोर्ट के फैसले के बाद भला। विजय ने उसकी बात काटकर कहा, बारीकियों में मत जाओ प्यारे। तुमने एक सवाल के जवाब की परमिशन मांगी थी, हम दे चुके हैं। अब तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने हैं। मुझे शुरू से इल्म हो रहा था कि आप हमारे सुपरिटेंडेंट साहब से बड़े अफसर हैं, तभी उनके सामने इतने बोल पा रहे थे। अब भी वे अपनी गाड़ी में हैं, बल्कि राजन सरकार को भी आपने उन्हीं के साथ बैठा दिया है, जबकि मुझे लेकर इस गाड़ी में बैठे कहने के बाद उसने पजेरो ड्राइव कर रहे विकास और कंडक्टर सीट पर सिगार फूंक रहे धनुष टंकार की तरफ इशारा करते हुए पूछा था, क्या इन दोनों का संबंध भी रॉ से है? तुमने फिर सवाल किया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए जवाब दे देते हैं। विजय ने कहा था, ठीक पहचाना तुमने। सरकारे आली को तुम्हारे सुपरिटेंडेंट के साथ हमने इसलिए बैठाया है क्योंकि तुमसे जो गुफ्तगू करनी है उनके सामने नहीं करना चाहते थे, और ये दोनों भी रॉ के एजेंट हैं। राघवन खामोश रहा। विजय ने पूछा, तुम्हें कान्हा के मर्डर की सूचना कितने बजे मिली? 7:15 बजे। और 7:30 बजे 74 पहुंच गए। थाने से वहां तक का रास्ता 15 मिनट का ही है, यानी सूचना मिलते ही चल पड़े थे। जी, तुम जैसे कर्मठ पुलिस वाले हमने जरा कम ही देखे हैं। खैर, सूचना किसने दी थी? राजन सरकार ने। क्या कहा था? यह कि उनकी मीना नामक नौकरानी उनके बेटे कान्हा का मर्डर करके और करीब 6 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गई है। 74 पहुंचने पर क्या देखा? फ्लैट के बाहर कॉलोनी वालों की और मिस्टर राजन सरकार के परिचितों की भीड़ लगी थी। कुछ लोग फ्लैट के अंदर भी थे। अंदर कौन कौन थे? खुद सरकार दंपति, एडवोकेट अशोक बिजलानी, प्रिंस नामक दूध वाला और 76 में रहने वाले चंदानी दंपति। अशोक बिजलानी और चंदानी दंपति की तो बात समझ में आती है, क्योंकि सरकार दंपति की नजरों में वे उनके हमदर्द थे। पर दूध वाला क्या कर रहा था? उसके आने पर ही तो कान्हा के मर्डर के बारे में पता लगा। डिटेल बताओ। मुझे प्रिंस ने बताया, सुबह 6:30 बजे जब वह दूध लेकर पहुंचता था तो मीना ही दरवाजा खोलती थी। सरकार दंपति और कान्हा सोए हुए होते थे। मीना अक्सर पहली बेल पर ही दरवाजा खोल देती थी, मगर उस सुबह वैसा नहीं हुआ। कई बार बेल बजानी पड़ी और बार बार बेल बजाने पर अंदर से इंदु मेम साहब की ऐसी आवाजें आईं जैसे मीना को पुकार रही हों, पर मीना की आवाज नहीं आई थी। फिर इंदु मेम साहब के मुंह से निकलने वाली ऐसी चीख की आवाज आई जैसे वे किसी चीज को देखकर डर गई हों, और उसके तुरंत बाद राजन सरकार की आवाजें आने लगी थीं। केवल आवाजें आ रही थीं, शब्द स्पष्ट नहीं थे। और फिर दोनों के रोने की आवाजें आने लगीं। प्रिंस घबरा गया और बेल बजाने की जगह बार बार दरवाजा पीटने लगा।
साथ ही पूछने लगा कि क्या हुआ है। दरवाजा खुला और रोती हुई इंदु ने कहा, देखो प्रिंस, मीना क्या करके गायब हो गई है। कहते वक्त उन्होंने कान्हा के कमरे की तरफ इशारा किया था। प्रिंस ने देखा कान्हा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। रोते हुए राजन सरकार ने कहा, वहां जाकर देखो। प्रिंस यह सोचकर घबरा गया था कि पता नहीं क्या हो गया है। दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो सिहर उठा, मुंह से चीख निकल गई। बेड पर कान्हा की लहूलुहान लाश पड़ी थी। जब तुम पहुंचे, क्या उस वक्त राजन सरकार या इंदु सरकार में से किसी के कपड़ों पर खून लगा था? नहीं। क्या तुम्हारे ज़हन में यह सवाल नहीं उभरा कि ऐसा क्यों था? जिनका बेटा मरा था, क्या उन्होंने उसे स्पर्श तक नहीं किया? जबकि स्वाभाविक तो यह था कि वे उसे गले लगाकर रोए होंगे। मेरा ध्यान उस तरफ गया था। पूछा कि ऐसा क्यों था? नहीं पूछ पाया। वजह? कुछ सवाल परिस्थितियों के कारण नहीं पूछे जाते। उस वक्त के हालात ऐसा सवाल करने की इजाजत नहीं देते थे। यह तो पूछा होगा कि यदि उन्हें यह सब 6:30 बजे पता लग गया था तो थाने पर 7:15 बजे फोन क्यों किया गया? पौन घंटे तक क्या करते रहे? पूछा था। जवाब अशोक बिजलानी ने दिया। उसने कहा कि सरकार दंपति घबरा गए थे। इन्होंने पहला फोन मुझे किया था, इसलिए क्योंकि मैं इनका दोस्त होने के साथ एडवोकेट भी हूं। मैंने आते ही पूछा, पुलिस को फोन किया। इन्होंने जब इनकार में जवाब दिया तो मैंने कहा, गलती की तुमने। सबसे पहला फोन पुलिस को करना चाहिए था और तब फोन किया गया। यह जवाब तो जमने वाला नहीं है। मुझे भी नहीं जमा था, लेकिन फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि कम से कम उस वक्त मैं तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता था कि वह सारा कांड सरकार दंपति ने किया होगा। अर्थात उन पर शक करने का कोई कारण नहीं था। अशोक बिजलानी से पूछा कि वे वहां कितने बजे पहुंचे थे। उन्होंने बताया, 7 बजे। उसके बाद तुम कान्हा के कमरे में गए। वहां तो प्रिंस बिजलानी और सरकार दंपति से पूछताछ से पहले ही हो आया था। बहरहाल घटनास्थल का निरीक्षण करना मेरा पहला कर्तव्य था। क्या देखा तुमने? एक एक बात ध्यान करके बताओ, क्योंकि क्राइम सीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। डेड बॉडी लहूलुहान क्यों थी? खून कहां से निकला था? कान्हा की कनपटी से। दाएं हिस्से से या बाएं हिस्से से? बाएं हिस्से से। किस चीज से वॉर किया गया था? मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, क्योंकि कमरे में कोई वेपन नहीं था। यह भी पता लग गया था कि राजन सरकार हमारे आईजी निर्भय सिंह जी के बचपन के दोस्त हैं, इसलिए खुद ज्यादा पंगा न लेते हुए अधिकारियों को फोन करना मुनासिब समझा। यह किसने बताया कि राजन सरकार आईजी के दोस्त हैं? ये बात मुझे डायरेक्ट नहीं बताई गई, बल्कि मेरे सामने अशोक बिजलानी ने राजन सरकार से कहा था, तुमने इस बारे में आईजी साहब को फोन किया या नहीं? वे तो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। यह बात तो वह राजन सरकार से तुम्हारे पहुंचने से पहले भी पूछ सकता था। बहरहाल वह 7 बजे पहुंच गया था। राघवन हौले से मुस्कुराया, बोला, हम पुलिस वाले इस बात को समझते हैं कि लोग हमारे सामने ऐसी बातें हम जैसे छोटी रैंक के पुलिस वालों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। यानी तुम यह समझ गए थे कि अशोक बिजलानी ने वैसा तुम्हें प्रभावित करने के लिए कहा था? जी। और तुम प्रभावित हुए? होना पड़ता है, तभी तो कार्यवाही करने से पहले अधिकारियों को फोन करना मुनासिब समझा। अधिकारियों को फोन करने से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? क्या आईजी साहब को फोन किया था?
मेरी हैसियत डायरेक्ट उन्हें फोन करने की कहा है। सर, मैंने एसएसपी साहब को फोन किया था। राजन सरकार ने भी आईजी साहब को फोन नहीं किया। करना चाहते थे, लेकिन अशोक बिजलानी ने रोक दिया। कहा कि उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं लग रही। मिस्टर राघवन ठीक से कार्यवाही कर तो रहे हैं। और वे मान गए। वे अशोक बिजलानी की हर बात मान रहे थे। कान्हा उस वक्त क्या पहने हुए था? नाइट शर्ट और पैजामा। क्या पैजामे का नाड़ा खुला हुआ था? नहीं। शर्ट के बटन? नहीं। खून के निशान और कहाँ थे? कान्हा के चेहरे पर, शर्ट पर, और बेड की चादर का हिस्सा भी खून से भीगा हुआ था। दीवारों पर, 2 दीवारों पर खून के छींटे थे, जैसे वॉर होते वक्त पड़ी हों। कौन कौन सी दीवार पर? बेड के पीछे वाली और कमरे की बाईं दीवार पर। राघवन ने बताया, बाईं दीवार पर जो छींटे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें साफ करने की कोशिश की गई हो। फर्श पर, बेड से थोड़ी दूर फर्श पर एक ऐसा धब्बा था जैसे वहां मौजूद खून को साफ किया गया हो। इस बारे में सरकार दंपति से पूछा। माहौल ज्यादा पूछताछ करने का नहीं था। और कुछ क्या? विजय ने कहा, कोई ऐसी बात जो हमने न पूछी हो लेकिन तुम बताना चाहते हो। मुझे लगा था शर्ट कान्हा को मरने के बाद पहनाई गई थी। क्यों लगा था? यदि उसने शर्ट उस वक्त पहन रखी होती जब वॉर किया गया था, तो कॉलर के पिछले हिस्से पर काफी खून होना चाहिए था, मगर उतना नहीं था। पर यह बात मुझे उस वक्त नहीं सूझी थी। बाद में सूझी। तब जब सरकार दंपति संदेह के घेरे में आए। यानी मीना की लाश मिलने के बाद? जी। कूदकर उतनी दूर मत पहुंचो, अभी घटनास्थल पर ही रहो। डाइनिंग टेबल पर 2 गिलास और व्हिस्की की बोतल भी रखी थी। जाहिर था कि वहां किसी ने व्हिस्की पी थी। किस नतीजे पर पहुंचे? किसने पी होगी? उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। वहां का निरीक्षण करने के बाद तुमने क्या किया? प्रिंस बिजलानी और सरकार दंपति से संक्षिप्त पूछताछ, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। हालांकि पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर बिजलानी और सरकार दंपति मौका ही नहीं दे रहे थे। बार बार यही कहे जा रहे थे कि मुझे उनसे पूछताछ में समय गंवाने की जगह मीना को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वह इतनी दूर निकल जाएगी कि किसी के हाथ नहीं आएगी। यह भी कहूं तो गलत न होगा कि वे अपनी पहुंच का इस्तेमाल करने के अंदाज में अधिकारियों से मेरी शिकायत करने की धमकी दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर मीना कभी हाथ नहीं आई तो मैं ही दोषी होऊंगा, क्योंकि उनसे पूछताछ में मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। कुछ देर बाद एसएसपी साहब डीआईजी साहब के साथ पहुंच गए और उन्होंने मुझे मीना को तलाश करने का हुक्म दिया, क्योंकि राजन सरकार उन पर भी इसी के लिए दबाव बना रहे थे। तो तुम मीना की तलाश में लग गए? जाहिर है। कहां तलाश की उसकी? एक टीम बिहार उस एड्रेस पर भेजी गई जो राजन सरकार ने दिया था। दूसरी वहां जहां इस वक्त जा रहे हैं, यानी धनपतराय के बंगले पर, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मीना का एक बेटा भी है जो धनपतराय के फार्म हाउस पर माली का काम करता है। हमारा अनुमान था कि या तो मीना अपने बेटे के पास छुपी होगी या उसे भी साथ लेकर फरार हो गई होगी। क्या पता लगा? चंदू फार्म हाउस पर मौजूद था, मगर मीना नहीं थी। वह बार बार यह कहने लगा कि उसकी मां ऐसा नहीं कर सकती। बिहार गई टीम ने क्या रिपोर्ट दी? मीना वहां नहीं पहुंची थी। उसके बाद कान्हा की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मीना को तलाश करने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं बचा था
और वह मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर अगले दिन शहर भर के कूड़े के ढेर पर जब मीना की लाश मिली तो कूदो मत, कूदो मत राघवन प्यारे, विजय ने टोका। क्या फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड नहीं बुलाए गए थे? नहीं। क्यों नहीं? जब छोटी मोटी चोरी होने पर भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं। पेज 1 ली जाती हैं तो इतनी बड़ी वारदात यानी कत्ल जैसा जुर्म होने पर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि उस वक्त वारदात में कोई पेंच नजर नहीं आ रहा था। सीधा सादा मामला लग रहा था कि मीना जेवरात के लालच में कान्हा का मर्डर करके फरार हो गई है। मीना की लाश पर आओ, सबसे पहले उसे किसने देखा और सूचना तुम तक कैसे पहुंची? लाश पर सबसे पहली नजर नगर निगम के उन ट्रकों में से एक ट्रक ड्राइवर की पड़ी जो दिन में 3-3 बार कूड़े के उस ढेर पर कूड़ा डालने जाते थे। उसने वहीं से संबंधित थाने को फोन किया। उस थाने का इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। उसने मुझे फोन किया। तुम्हें क्यों? मीना के गायब होने की सूचना सभी थानों को थी। उन हालात में सभी का फर्ज था कि अगर कोई औरत किसी भी हालत में मिले तो मुझे सूचित किया जाए। तुम वहां पहुंचे। जाहिर है आप जानते होंगे, नगर निगम जहां सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा करके डालता है, वहां कूड़े के छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं। उन पर 24 घंटे गिद्ध मंडराते रहते हैं क्योंकि उसी कूड़े में उनका भोजन भी होता है। भगवान न करे वहां किसी को जाना पड़े, मगर हम पुलिस वालों को सब जगह जाना पड़ता है और हम गए। चारों तरफ बहुत ही गंदी वाली बदबू फैली हुई थी। कूड़े से उठ रही बदबू के दायरे में कदम रखते ही मैंने और मेरे साथियों ने मुंह और नाक पर रुमाल रख लिए थे। राघवन कहता चला गया। हम लाश के करीब पहुंचे। उसे काफी हद तक गिद्धों ने खा लिया था, लेकिन चेहरा सुरक्षित था, अर्थात पहचाना जा सकता था। मेरे पास मीना का फोटो नहीं था, लेकिन लाश की उम्र आदि वही थी जो बताई गई थी। इसलिए अपने सब इंस्पेक्टर को फोन किया कि मिस्टर सरकार को लेकर वहां पहुंचे। दूसरा फोन एक अन्य पुलिस वाले को किया और चंदू को लेकर पहुंचने के लिए कहा। पेज 2 मीना का फोटो क्यों नहीं था? तुमने राजन सरकार से मांगा तो होगा, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गायब हुए व्यक्ति का फोटो तो पुलिस मांगती ही है, खासतौर पर उसका जो लूट और हत्या करके गायब हुई थी। मैंने मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा फोटो हमारे पास नहीं है। कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की गई, जबकि पुलिस और सरकार अपनी तरफ से खूब प्रचार करती रहती है कि अपने सर्वेंट्स के फोटो जरूर रखें, बल्कि संबंधित थाने से उनके वेरिफिकेशन भी कराएं। लोग लापरवाही करते हैं। चंदू से उसकी मां का फोटो ले सकते थे। उसने कहा, मेरी याद में मां का कभी कोई फोटो नहीं खींचा। सब इंस्पेक्टर मिस्टर सरकार को लेकर पहुंचा। जी, उन्होंने मीना को पहचाना। आप अखबारों में पढ़ चुके होंगे, नहीं? हम जो पढ़ या देख चुके हैं उसे भूल जाओ प्यारे। सब कुछ इस तरह बताओ जैसे हम बिल्कुल बुग्गे हैं। बुग्गे क्या? बुग्गा उसे कहते हैं जिसे कुछ मालूम नहीं होता। ओके, वह थोड़ा मुस्कराया था। उसके बाद चंदू ने अपनी मां की लाश देखते ही पहचान ली। वह मिस्टर सरकार के बाद पहुंचा था या पहले? बाद में। जब उसने लाश पहचानी तब मिस्टर सरकार वहीं थे। यह कहकर जा चुके थे कि वे इतनी बदबू में नहीं रह सकते। ओह, विजय ने लंबी सांस ली। पेज 3 इस बार सवाल विकास ने किया। मिस्टर सरकार ने मीना को नहीं पहचाना, लेकिन चंदू ने कहा कि वह उसकी मां ही है। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या आया? जाहिर है मिस्टर सरकार उसी क्षण मेरे संदेह के दायरे में आ गए थे।
भले ही इस नतीजे पर न पहुंचा हूं कि यह सब मिस्टर सरकार का ही किया धरा है, परंतु यह सवाल तो ज़हन में आ ही गया था कि उन्होंने लाश नहीं पहचानी तो कोई गड़बड़ है। तब तुमने क्या किया? पहली कोशिश यह पता लगाने की थी कि लाश वहां किसने पहुंचाई, कत्ल किसने और कहां किया। लाश के इर्द गिर्द के निशानों पर ध्यान दिया। कूड़े पर कूड़ा डालने ट्रक आते जाते रहते थे, इसलिए वहां ट्रकों के टायरों के अनेक निशान थे, मगर उस वक्त मैं रोमांचित हो उठा जब ट्रकों के टायरों के अलावा किसी गाड़ी के निशान भी मिले। आप समझ सकते हैं, ट्रक और गाड़ी के टायरों के निशानों में फर्क होता है। आमतौर पर किसी गाड़ी के वहां आने का सवाल ही नहीं था। लगा कि ये निशान उसी गाड़ी के हैं जिसमें मीना की बॉडी लाई गई, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस फोटोग्राफर को बुलाया और टायरों के निशानों तथा डेड बॉडी की फोटोग्राफी कराई। गुड़ विजय के मुंह से निकला। डेड बॉडी मोर्चरी में भिजवाई। मिस्टर सरकार के कई पड़ोसियों का वहां बुलवाकर शिनाख्त कराई। सबने उसकी शिनाख्त मीना के रूप में ही की। अब मेरे लिए यह पता लगाना जरूरी हो गया था कि मिस्टर सरकार ने झूठ क्यों बोला। सारे हालात अधिकारियों को बताए। उनके भी कान खड़े हो गए। खास तौर पर आईजी साहब ने मिस्टर सरकार की जानकारी में लाए बगैर उनकी दोनों गाड़ियों की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात पर जरा भी ध्यान न दिया जाए कि मिस्टर सरकार हमारे बचपन के दोस्त हैं। जब कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो कोई पुलिस वाले का दोस्त नहीं होता। बगैर जरा भी हिचके या शर्म किए पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई की जाए। उनके शब्दों ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया और मैंने पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई की। पेज 4। क्या पाया? कूड़े के ढेर से लिए गए टायरों के निशान। स्विफ्ट डिजायर जो राजन सरकार के गैराज में खड़ी थी से मेल खा रहे थे, पर न तो उन पर कोई गंदगी लगी हुई थी, न ही गाड़ी के अंदर या बाहर। काफी ढूंढने के बावजूद खून की कोई बूंद मिली। साफ नजर आ रहा था गाड़ी को अच्छी तरह से धोया गया है। टायरों को तो खास तौर पर, परंतु गैराज में वैसी ही दुर्गंध फैली हुई थी जैसी कूड़े के ढेर पर थी। गाड़ी को साफ करने वाले शायद उस दुर्गंध को खत्म करने का कोई तरीका न ढूंढ पाए थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बॉडी को उसी में रखकर कूड़े के ढेर पर पहुंचाया गया था। उसके बाद दोबारा कान्हा के बेडरूम का निरीक्षण किया। इस बार उन स्थानों पर मेरा खास ध्यान था जहां से खून साफ किया गया था, जैसे फर्श और बाईं दीवार। उन पर खास ध्यान क्यों था? क्योंकि यह बात मुझे शुरू में ही खटकी थी कि कान्हा के खून के छींटे अगर बेड के पीछे वाली दीवार पर हैं, तो कमरे की बाईं दीवार पर खून के वे छींटे किसके हैं जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई। उसी तरह कान्हा के जख्म से निकला मेन खून अगर बेड पर था तो फर्श पर किसका खून था और उसे साफ करने की कोशिश क्यों की गई। वहां निशान तो अब भी थे, मगर इतना कुछ नहीं था कि मैं कोई नमूना लेबोरेटरी में भेज सकता। अर्थात समझ तो सकता था कि मीना की हत्या वहीं की गई, परंतु किसी साइंटिफिक तरीके से इस बात को साबित नहीं कर सकता था। पुनः अधिकारियों को रिपोर्ट दी। आईजी साहब ने इस दिशा में और इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मुझे सारी जांच इस तरह से करनी है कि मिस्टर सरकार को इस बात का इल्म न हो पाए कि चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। मेरे सामने अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की चुनौती थी कि मिस्टर सरकार ने ये दोनों हत्याएं क्यों की। मैंने चुप तरीके से पड़ोसियों और कान्हा के दोस्तों से पूछताछ करने का निर्णय लिया। 2 धमाकेदार बातें निकल कर आईं। पहली यह कि नादान कान्हा के परिपक्व, पेज 5, मीना से सेक्स संबंध हो गए थे। दूसरी यह कि मिस्टर सरकार के संबंध मिसेस चंदानी से थे। ये बातें तुम्हें कहां से पता लगी?
कान्हा के दोस्तों ने बताया, पर बताने से पहले उन्होंने अपना नाम न खोलने की शर्त रखी थी। उनके घर वालों को पता लगा तो उन्होंने तो घोर आपत्ति उठा दी, बल्कि सीधे सीधे यही कहने लगे कि हमारे बच्चों ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम मतलब पुलिस समझ गई कि बच्चे कोर्ट में पेश होकर वो बयान देने वाले नहीं हैं जो मुझे दिया है, इसीलिए कोर्ट में पेश की गई स्टोरी में उन बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कौन है वे बच्चे? राघवन चुप रह गया। चुप रहने से काम नहीं चलेगा राघवन प्यारे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विजय ने कहा, बच्चों के बारे में बताओ। कोई फायदा नहीं होगा सर, क्योंकि अपने परिवारों के प्रेशर में आए वे अब किसी के सामने कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। और फिर इस सब की जरूरत भी क्या है? उनके अभाव में भी कोर्ट सरकार दंपति को मुजरिम करार दे चुकी है। तुम शायद भूल रहे हो राघवन प्यारे कि हमारा संबंध रॉ से है, विजय ने थोड़े कड़क लहजे में कहा था। तुम्हें हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। राघवन ने एक सेकंड सोचा, फिर बोला, क्योंकि आपसे छुपा नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूं। शुभम और संचित कॉलोनी के हैं या स्कूल के? उसी की क्लास में पढ़ते हैं। एड्रेस तो उनके बाद में ले लेंगे, विजय ने कहा। फिलहाल यह बताओ, उन्होंने क्या बताया? कान्हा अक्सर उनसे मीना की बातें करता था। कहता था कि उसे उसके साथ बहुत मजा आता है। वह उन्हें भी किसी से ऐसे पेज 6 संबंध बनाने के लिए उकसाता था। कहता था इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि नया एक्सपीरियंस होता है। क्या उसने उन्हें अपने संबंधों का कोई सबूत भी दिया था? उन्हें तो नहीं दिया, मगर मेरे हाथ लग गया था। कैसे और क्या? कान्हा का मोबाइल तो गायब हो ही गया था, जो आज तक नहीं मिला, परंतु उसके लैपटॉप से मुझे एक ईमेल मिला। ईमेल उसने अपने पापा यानी मिस्टर सरकार को भेजा था। लिखा था, मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से जरा अलग है। मैंने एक्सपीरियंस के लिए ऐसा किया। मेरे दोस्तों ने कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको दुख पहुंचाने के लिए सॉरी। बस इतना ही कह सकता हूं कि अब ऐसा बालिग होने के बाद ही करूंगा। इस ईमेल में मीना से सेक्स संबंधों की बात कहाँ है? बल्कि अगर यह कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि पता ही नहीं लग रहा कि कान्हा किस संबंध में बात कर रहा है। क्या आपने बालिग होने के बाद वाली बात नहीं पकड़ी? बालिग होने से तो और भी कई चीजों का संबंध है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भले ही ईमेल में बात साफ न हो, लेकिन शुभम और संचित के बयानों की रोशनी में बात पूरी तरह साफ हो जाती है। ईमेल उसी संबंध में था तो एक बात और साफ हो जाती है। क्या मिस्टर सरकार को कल वाली रात से पहले ही कान्हा और मीना के संबंधों के बारे में पता था? उस पर उन दोनों के बीच चर्चा भी हो चुकी थी और ईमेल के जरिए उसने माफी भी मांग ली थी। सो तो है ही। तभी तो 4 और 5 जून की रात को मिस्टर राजन सरकार मीना को उसके कमरे से गायब पाते ही समझ गए कि वह कहाँ होगी। हॉकी उठाकर गुस्से में भरे सीधे कान्हा के कमरे में पहुंचे और वहां की हालत देखकर अपने गुस्से पर काबू न रख सके। और मैंने उस रात का पूरा डेमो तैयार किया है जो कोर्ट को दिखाया गया, आप भी देख सकते हैं। पेज 7। उसके ऑफर को दरकिनार करके विजय ने पूछा, तुमने मिस्टर सरकार से ईमेल के बारे में पूछा होगा? उस वक्त तो नहीं, लेकिन इंटेरोगेशन के दरमियान पूछा था। क्या जवाब मिला? उनके मुताबिक कान्हा ने एक बार व्हिस्की पी ली थी। पता लगने पर उन्होंने डांट लगाई।
कहा कि इस उम्र में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सब बालिग होने के बाद करना चाहिए। ईमेल के जरिए उसने उसी के संबंध में माफी मांगी थी। मिस्टर सरकार और चंदानी के बारे में किसने बताया? शुभम और संचित ने ही। क्या कहा? कान्हा ने उन्हें बताया था, मेरे पापा और चंदानी आंटी के बीच संबंध हैं। मैंने उन्हें साथ देखा है। तुमने पूछा होगा कब और कैसे? उन्होंने बताया कि कान्हा ने कहा था, एक रात मम्मी ने भी ज्यादा पी ली थी और चंदानी अंकल ने भी। वे बेसुध हो गए। नशे में तो पापा और चंदानी आंटी भी थीं, लेकिन वे बेसुध नहीं थे। उस रात मीना अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। पापा सोच रहे थे कि मैं सोया हुआ हूं, मगर ऐसा नहीं था। मैं इंटरनेट पर पोर्न फिल्म देख रहा था। आहट सुनकर कीहोल से झांका तो देखा पापा चंदानी आंटी को किस कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें बाहों में भरे ड्राइंग रूम से बेडरूम की तरफ ले गए। मैं लॉबी में आया। दबे पांव पापा के बेडरूम की तरफ बढ़ा। वह अंदर से बंद था, लेकिन ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसी पोर्न फिल्म में होती हैं। विजय जैसा शख्स हैरान होकर कह उठा, आज की जनरेशन ऐसी बातें दोस्तों से शेयर करती है। इससे भी ज्यादा। मतलब? शुभम और संचित ने यह भी बताया कि एक बार जब कान्हा के पापा ने मीना को नौकरी से हटाने की बात कही तो वह पापा से अड़ गया। पापा ने जब सख्ती की तो उसने कह दिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके और चंदानी आंटी के बारे में सबको पेज 8 बता दूंगा। वे इस बात को सुनकर सहम गए और मीना को हटाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। इस बारे में मिस्टर सरकार से बात की, उनसे भी की थी और मिसेस चंदानी से भी। दोनों न केवल मुकर गए बल्कि यह कहते हुए मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए कि मैं इतनी गंदी बातें सोच भी कैसे सकता हूं। तब मुझे लगा पढ़ने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपने घर वालों के प्रेशर में आए बच्चे अब किसी के सामने कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि इस बात से साफ मुकर जाएंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। अधिकारियों को बताया होगा। सुनने के बाद वे भी यही बोले कि चार्जशीट में इस बात का जिक्र करने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि हो सकती है, क्योंकि बच्चों के बयान के अभाव में इस बात को सिद्ध नहीं कर सकेंगे। वैसी हालत में चार्जशीट कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए कोर्ट में कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं आया। इतना सब पता लगने के बाद तुमने क्या किया? लगभग सब कुछ साफ था, मगर कोई सबूत नहीं था, इसलिए सरकार का मोबाइल सर्वेलेंस पर ले लिया गया। इस बीच शायद मिस्टर सरकार को भी इल्म हो गया था कि वे शक के दायरे में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने बिजलानी से जमानत की प्रक्रिया के बारे में पूछा। यह पता लगते ही आईजी साहब अंतिम निर्णय पर पहुंच गए। उनके हुक्म पर सरकार दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। मिसेस सरकार को क्यों? क्या आपको लगता है कि मिस्टर सरकार ने इतना सब अकेले कर दिया होगा और मिसेस सरकार को कुछ पता न लगा होगा? विजय चुप रह गया। राघवन कहता चला गया, फ्लैट में 4 लोग थे। 2 मारे गए, 2 जिंदा बचे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 को एक ने मारा हो और चौथे को पता न लगा हो। यह बात असंभव है, खासतौर पर उस हालत में जबकि हत्याएं हॉकी से हुई। पेज 9। विजय ने राघवन को टोका, तब तक यह कहां क्लियर हुआ था कि हत्याएं हॉकी से हुई थीं। गिरफ्तारी से पहले हो चुका था। कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राघवन ने बताया, दूसरी बातों के अलावा उसमें यह भी था कि कान्हा की कनपटी और मीना के सिर पर हॉकी जैसी किसी चीज के निशान पाए गए हैं। हमारे लिए यानी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना काफी था।
हमें मालूम था मिस्टर सरकार अपनी जवानी में हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उसी वजह से वर्तमान में रेलवे की टीम के कोच हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके घर में हॉकियां भी रहती होंगी, जबकि तलाशी में एक भी हॉकी नहीं मिली थी। जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा ही नामुमकिन सा जवाब दिया था। पता होने के बावजूद विजय ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, पिछली रात मैंने 2 हॉकियां बेडरूम में रखी थीं, लेकिन सुबह वहां एक भी नहीं थी, जबकि बेडरूम अंदर से बंद था। इस जवाब पर पुलिस ने क्या सोचा कि वे झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे मर्डर वेपन को सामने नहीं ला सकते थे। उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया था उन्होंने, आज तक भी नहीं मिला। तुमने अपनी स्टोरी में हॉकियों के मीना के कमरे में होना दर्शाया है, शायद डेमो में भी यही है। ऐसा किस आधार पर किया? मिस्टर सरकार अपनी हॉकियां उसके कमरे में क्यों रखेंगे? इसका कोई सबूत या आधार नहीं है, राघवन ने स्पष्ट रूप से कहा। कहानी को स्वाभाविक बनाने के लिए ऐसा किया गया। ओके, बात वहीं से शुरू करो जहां से हमने काटी थी। मैं यह बता रहा था कि मिस्टर सरकार के साथ मिसेस सरकार को भी क्यों गिरफ्तार किया गया। हॉकी से कत्ल करने के पेज 10 बाद मीना की लाश को कूड़े के ढेर पर भी पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, गाड़ी और पूरे फ्लैट की साफ सफाई की गई। यहां तक कि कान्हा और मीना को मरने के बाद कपड़े पहनाए गए। क्या यह सब अकेले मिस्टर सरकार के लिए संभव था? ऐसा कैसे कह सकते हो कि कान्हा और मीना को कपड़े उनके मरने के बाद पहनाए गए? जैसा कि मुझे शुरू में ही लगा था कि कान्हा को शर्ट मरने के बाद पहनाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसकी पुष्टि हो गई। वो कैसे? रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत्यु से पहले कान्हा सेक्स कर रहा था। मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गजेंद्र हजारे ने आईजी साहब को बताया, मिस्टर सरकार ने उनके पास संदेश भिजवाया था कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्स वाली कोई बात आई हो तो उसे गोल कर जाएं, क्योंकि इससे परिवार की बदनामी होगी। इसे तो यूं कहा जा सकता है कि मिस्टर सरकार अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे थे। आप ही बताइए, इतने सब के बाद इनके हत्यारा न होने की गुंजाइश ही कहां बचती है? राघवन कहता चला गया, पहली बात, मैंने खूब अच्छे से जांच की थी, फ्लैट में किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई निशान नहीं था। फिर भी अगर उन दोनों को किसी और ने मारा तो सरकार दंपति की नींद क्यों नहीं खुली? हो सकता है वे बहुत ज्यादा नशे में हों, उतने ही जितने एक रात मिस्टर चंदानी और मिसेस सरकार हो गई थीं। बेसुध। पहली बात, नशा चाहे जितना हो, इतना बेसुध कोई नहीं होता कि केवल 4 इंच की दीवार के पार हॉकी से 2 हत्याएं कर दी जाएं और किसी को पता न लगे। दूसरी बात, हत्यारा या हत्यारे अगर कोई और होते तो अपना काम करने के बाद फरार होने के बारे में सोचते या लॉबी में डाइनिंग टेबल पर बैठकर शराब पीते। वो किसने पी? आज का लिया बस इतना। सुनते रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग पार्ट में।